आज का हमारा विषय है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये हम कंप्लीट कर चुके थे ना। ओके, आज का हमारा विषय है विजुअलाइजिंग द नेशन। देखिए, जब हम कहें कि कोई राज्य का एक राजा है तो ये बहुत आसान है। राजा को पोर्ट्रेट करना, भाई राजा कौन है, ये व्यक्ति। तो राजा की स्टेचू बनाना आसान है, लेकिन अभी एक नई बात निकल कर आ रही है, राष्ट्रवाद। राष्ट्र की स्टेचू कैसे बनाए? क्योंकि एक राजा की पहले पूजा होती थी, व्यक्ति पूजा। अब एक राष्ट्र की पूजा हो रही है। फ्रेंच लोग अपने फ्रांस के राष्ट्र की पूजा कर रहे हैं, इटली वाले अपने इटालियन स्टेट की पूजा कर रहे हैं। तो कैसे वो करेंगे? तो while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? एक नेशन को कैसे एक चेहरा दें? आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर और 18th सेंचुरी के अंदर पाया कि एक अच्छा तरीका इसके लिए ये रहेगा कि वो पर्सोनिफाई करें नेशन को पर्सोनिफाई करें, उसको व्यक्ति के रूप में दिखाएं। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। जैसे एक व्यक्ति हो उसी तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया। नेशंस को पोर्ट्रे किया गया, एक फीमेल के रूप में पोर्ट्रे किया गया, और फीमेल फॉर्म जो थी वो इस तरह की चूज की गई कि नेशन को पर्सोनिफाई किया जा सके, व्यक्ति के रूप में दिखाया जा सके। और वो स्त्री जो है डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। वो किसी एक वास्तविक जीवन की कोई स्त्री नहीं थी। रादर इट sought to give an abstract idea of a nation a concrete form। और ये इसका उद्देश्य जो था वो ये था कि एक राष्ट्र के विचार को एक दृढ़ और एक स्थापित चरित्र उसका एक प्रकट किया जाए। दिस इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन। और इस तरीके से एक फीमेल जो फिगर है, फीमेल जो चित्र है, फीमेल एक रूप है, वो एक नेशन की एलेगोरी यानी नेशन को प्रकट करने वाली, नेशन को प्रदर्शित करने वाली बन गई। यू विल रिकॉल, आपको याद होगा कि ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आर्टिस्ट ने क्या किया था? एक फीमेल एलेगोरी यानी फीमेल प्रतीक का यूज किया था और पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी लिबर्टी के आइडियाज को, जस्टिस के आइडियाज को और रिपब्लिक के आइडियाज को। जो तीनों उनके मेन आइडियाज थे उन्होंने उसे पर्सनिफाई किया था और एक फीमेल फॉर्म में उन्होंने दिखाया था। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। और ये जो आइडियल्स थे रिपब्लिक का, जस्टिस का, लिबर्टी का, इन्हें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स से दिखाने की कोशिश की गई थी, स्पेसिफिक सिंबल्स के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा जो एट्रीब्यूट हैं, जो विशेष गुण हैं लिबर्टी के, वो क्या क्या थे? जो हमने उस चित्र में देखा था वो थी रेड कैप और द ब्रोकन चेन्स। रेड कैप किसका प्रतीक है? क्रांति का, नए विचारों का, खुलेपन का। और ब्रोकन चेन्स किसका प्रतीक है? कि पुराने जो बंधन है समाज के और राजा के बंधन है, पुरानी राजसी सामाजिक व्यवस्था के जो बंधन है वो सब टूट गए हैं, इसका प्रतीक था वो। वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। और जो जस्टिस वाली जो वुमेन थी वो एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन थी, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो हाथ में ले रही थी वेइंग स्केल, एक तराजू हाथ में लिए हुए थी। सिमिलर एक फीमेल एलेगोरी जो है वो इन्वेंट की गई बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी, ताकि वो नेशन को रिप्रेजेंट करे। फ्रांस के अंदर उसका नाम था क्रिस्टिना मैरियाने, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है ये, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। और इसका अर्थ था कि जो राष्ट्र है वो लोगों का राष्ट्र है, लोगों के द्वारा बना हुआ राष्ट्र है, लोग ही उसके केंद्र बिंदु हैं। हियर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। और यहाँ जो गुण लिए गए थे, उस स्त्री में जो गुण दिखाए गए थे, जो उसको जो प्रकट किया गया था, जो जिन गुणों को, वो थे लिबर्टी के और रिपब्लिक के गुण थे। रेड कैप ली गई, ट्राई कलर दिखाया गया, और एक कॉकेड, उसके जो माथे पर एक मुकुट जो है वो दिखाया गया। स्टैच्यू ऑफ मैरियाने वर erected in the public square to remind the public of the nation symbol of unity and to persuade them to identify with it। देखिए ये जो लगाया गया, कहाँ पर इसको लगाया गया? पब्लिक स्क्वायर्स पर, जो पब्लिक के बीच में चौराहों पर इसको लगाया गया, ताकि लोगों को याद रहे, एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसकी याद बनी रहे कि उन्हें यूनिटी को फॉलो करना है। और उन्हें ये बताया जा सके, उन्हें समझाया जा सके कि वो मैरियाना की इमेज से अपने आप को आइडेंटिफाई करें, उससे अपने आप को लिंक करें। और ये जो
मैरियाना की इमेजेस हैं, ये मार्क की गई कॉइन्स के ऊपर और स्टैम्प्स के ऊपर भी, यानी हर जगह प्रतीक, इस प्रतीक को पूरे राष्ट्र के सभी लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की गई कि सभी लोग इससे अपने आप को जोड़ कर देख सकें। सिमिलरली जर्मेनिया एक नेशनल एलिगरी बन गई, जर्मन स्टेट की, जर्मन नेशन की। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए किस तरह से जर्मनिया जो है वो एक वियर करती है एक क्राउन जो ओक की लीव्स से बना हुआ है, ओक ट्री की जो लीव्स हैं उससे बना हुआ क्राउन एक वो पहन रही है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ये दर्शाता है कि जो जर्मन स्टेट है वो हीरोइज्म में बिलीव करता है, अपने आप को यूरोप का एक तरह से प्रमुख शक्ति बनने की तरफ अब जर्मनी जाना चाहता है, एक हीरोइज्म अपने अंदर लाना चाहता है, इस बात का एक प्रतीक है। अच्छा, कुछ सिंबल्स जो विभिन्न एलेगोरीज में यूज किए गए, विभिन्न प्रतीकों में यूज किए गए, वो किस तरह के सिंबल थे, अब उन्हें हम देखें, उनकी सिग्निफिकेंस, उनका महत्व क्या था, क्या उनका अर्थ था। ब्रोकन चेन का अर्थ है फ्री होना, यानी जो पुराने बंधन, सामाजिक बंधन है, उनसे अपने आप को फ्री करने का एक प्रतीक था। दूसरा है यहाँ पर ब्रेस्ट प्लेट, जो एक छाती पर प्लेट लगी होती थी जिस पर ईगल का साइन वहां पर नॉर्मली दिखाई दिया इसमें जर्मेनिया वाली फिगर एलोगोरी में। यहाँ पर यह अर्थ है कि जो जर्मन एम्पायर है वो उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ईगल स्ट्रेंथ को दर्शाता है यहाँ पर, और जो क्राउन है जो ओक लीव से बना हुआ है वो उसकी हीरोइज्म को दर्शाता है, और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड हमेशा रहती है जो ये दर्शाता है कि जर्मन स्टेट हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। और ओलाइव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और हाँ, ओलाइव की जो ब्रांचेज हैं उसकी स्वॉर्ड के चारों तरफ लिपटी हुई हैं, यानी कि ये है कि ओलाइव ब्रांचेज लिपटी हुई हैं, यानी कि रेडी है लड़ने के लिए, बट उसके बावजूद भी वो पीसफुली रहना चाहती है। उसकी तलवार उसको बचाने के मकसद से है, ना कि किसी को हमला करने के लिए। वो रेडी है लड़ने के लिए, बट उसकी विलिंगनेस है पीस के लिए। और ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर यहाँ किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ये फ्लैग है नेशनल लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग है, 1848 के अंदर ये फ्लैग है उनका, और बैंड कर दिया गया बाद में ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स के द्वारा ये बैन कर दिया गया था। जो रेज ऑफ राइजिंग सन यहाँ किस चीज को दिखाते हैं, इस चित्र के अंदर रेज ऑफ राइजिंग सन भी दिखा रहे हैं, जो एक नए युग की शुरुआत को, एक नए इरा को आते हुए दिखा रहे हैं कि जर्मनी में एक नए युग की शुरुआत के जैसे हो रही है। तो ये सारे प्रतीक हैं जिनके द्वारा राष्ट्र को जगाने का और राष्ट्र को एक करने का वहां प्रयास किया गया। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की अब हम बात करें तो किस तरह से फैला। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. जो नेशनलिज्म शुरुआत में अपने, जब हमने देखा शुरुआत में 18th सेंचुरी के अंदर जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था वो किस तरह हो रहा था, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर भी शुरुआत में कुछ किस तरह से चला कि वो लोग अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने लोगों को फ्री करने के लिए, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी देने के लिए उन्हें वो स्टैंड कर रहे थे। लेकिन अभी एक नया युग शुरुआत हो गई, उसके अंदर ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स हैं ये अपने राष्ट्र के निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यूज होने लगे, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ इन चीजों का इस्तेमाल करने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट बनते गए एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन के प्रति और एक दूसरे के प्रति, और एवर रेडी टू गो टू वॉर। और हाँ, अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए, अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए वो दूसरे देश से युद्ध के लिए भी अब वो लगातार तैयार रहने लगे। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of subject peoples in Europe to further their own imperialistic aims. तो इसमें मैनिपुलेशन करने लगे वो नेता, वो लोग, वो राजनीतिज्ञ जो अपने जो सब्जेक्ट पीपल हैं उन्हें समझा रहे थे कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो अपने इंपीरियलिस्टिक गोल्स को बढ़ा रहे थे, अपने साम्राज्यवादी जो उद्देश्य है, अपने राज्य को बढ़ाने का जो उनका उद्देश्य है, उसकी आड़ में वो उसे पूरा कर रहे थे। ये बात समझ में आई? यानी पहले अपने देश को खड़ा करना एक उद्देश्य था, अब दूसरे के देश को कमजोर करके और अपने को मजबूत करना एक उद्देश्य बन गया। एक रॉन्ग टर्न इस चीज ने ले लिया। अब जो ये नेशनलिस्टिक फीलिंग है, इनका यूज
कॉलोनियलिज्म के लिए भी आगे किया जाएगा, इंपीरियलिज्म के लिए किया जाने लगा। समझ में आ गई? साम्राज्यवाद के लिए इनका प्रयोग किया जाने लगा। जिस साम्राज्यवाद को कल तक ये देश गलत ठहरा रहे थे, लिबरल थॉट्स के द्वारा, नेशनलिस्ट फीलिंग के द्वारा, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के विचारों के द्वारा, फ्रेटर्निटी के द्वारा, सेम कल्चर दिखाकर अपनी, अब वो दूसरी कल्चर्स पर कंट्रोल करने के लिए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए भी इन्हीं सेंटिमेंट्स का यूज करने लगे। एक नया युग शुरुआत हो गई। जो मोस्ट सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप के अंदर 1871 में, वो बाल्कान के जो स्टेट्स हैं उनका जो क्षेत्र है, बाल्कान का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा टेंशन 1871 के बाद में आनी शुरू हो गई। क्या? बाल्कान एक ऐसा क्षेत्र था जो ज्योग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन यहां पर थी, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो। तो ये सारी जो जगह है, ये कहां पर है? ये है यूरोप में वो क्षेत्र है ये जो एशिया से लगता हुआ क्षेत्र है। ठीक है? जहां पर ओटोमन और ऑस्ट्रियन एम्पायर मिलती थी। ये वह क्षेत्र है यूरोप का जहां पर के बहुत सारे अलग अलग नेशनलिटीज के लोग रहते थे, जिनके ट्रेडिशंस, कल्चर, पहनावे, जीने का ढंग सब अलग अलग था, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्यों ने उन्हें जीतकर अपने कब्जे में ले लिया था। समझ में आ गई? ये वहां इस क्षेत्र के अंदर अब कुछ नई शुरुआत हो रखी है। आइए उसे देखते हैं। तो ये बाल्कान का क्षेत्र बोलते हैं भैया इसे। इसमें ये सारे देश जो मैंने अभी नाम लिए, दोबारा से ले लेता हूं। बाल्कान क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो का एक स्टेट है। अच्छा भाई, whose inhabitants were broadly known as Slavs। और इन सारी जगहों के जो क्षेत्र के निवासी थे वो मिलकर सारे क्या कहलाते थे? स्लाव कहलाते थे। ठीक है? अच्छा, एक लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। और जो ज्यादातर जो क्षेत्र था वो ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था। द ब्रॉड स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कान टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। हुआ क्या कि जो बाल्कान का जो स्टेट था उसका ज्यादातर हिस्सा ओटोमन एम्पायर के कब्जे में है, और यहां पर बाल्कान क्षेत्र के अंदर रोमांटिक नेशनलिज्म का प्रसार होना शुरू हो गया, और इसकी वजह से ये सारा जो क्षेत्र था इसमें स्थिति विस्फोटक बनती चली गई, क्योंकि ओटोमन एम्पायर इस सारी नई बदलती हुई परिस्थितियों को हैंडल कर पाने के लिए बिल्कुल समर्थ नहीं था। उसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जा रही थी उस समय। इन्हीं ओटोमन एम्पायर एक बड़ा साम्राज्य है जो ढह रहा है। उस गिरते हुए साम्राज्य के ये हिस्से हैं जो स्वतंत्रता के लिए तड़प रहे हैं। इनमें नेशनलिज्म की फीलिंग बड़ी तेजी से फैल रही है, और ये जो रोमांटिक नेशनलिज्म है जो यहां पे फैल रहा है, ये इसमें अपने आप में कोई देश स्वतंत्र होना चाहता है, यहां तक कोई गलत बात नहीं थी। इसमें कुछ नए तत्व आकर मिल जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ऑल थ्रू द 19th century, Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms। शुरुआत में क्या हुआ? जो ओटोमन एम्पायर था, जिस समय लगा कि हम अपनी सत्ता को आगे लंबे समय तक बचा के नहीं रख पाएंगे, उन्होंने सुधार करने शुरू करे, मॉडर्नाइजेशन करना शुरू करा, अपने देश का इंटरनल रिफॉर्म करने शुरू करे, लेकिन उसमें वो बहुत ज्यादा कामयाबी उसको नहीं मिल पाई। वन बाय वन जो यूरोपियन, जो उसके सब्जेक्ट नेशनलिस्ट थे, जो उसके यूरोप वाला हिस्सा था जिस पर उसने कब्जा कर रखा था, अलग अलग नेशनलिटीज धीरे धीरे टूट कर उससे अलग अपना एक साम्राज्य, अपना राज्य, छोटा छोटे राज्य बनने लगे वहां पर, और अपना कंट्रोल करने लगे और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। बाल्कान के जो लोग थे उन्होंने अपना जो क्लेम दिया वो इस आधार पर दिया, इंडिपेंडेंस के लिए जो उन्होंने क्लेम किया ना, पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो क्लेम किया कि हमारी नेशनलिटी है, हमें पॉलिटिकली हमें अधिकार मिलने चाहिए, वो किस आधार पर किया कि उन्होंने अपनी नेशनलिटी को अलग दिखाया कि हमारी जो राष्ट्रीयता है वो पहले समय में, पुराने इतिहास में हमारी ये नहीं रही है, और हमारी हिस्ट्री है वो प्रूव करती है कि हम पहले इंडिपेंडेंट रहे हैं और उसके बाद में फॉरेन पावर्स ने हम पर कब्जा किया था। इस आधार पर आज हमारा राष्ट्र अलग बनना चाहिए और हमारी मांग जायज है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी
राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए इतिहास का सहारा लिया और ये दर्शाया कि ऐतिहासिक रूप से भी हम अलग राष्ट्र रहे हैं। इसलिए जो रेबेलियस नेशनलिस्ट थे बाल्कान के अंदर, उन्होंने सोचा, थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, अपनी स्ट्रगल को इस रूप में देखा कि एज एन अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। बहुत पुराने समय में कभी हमारी जो एक इंडिपेंडेंस, हमारी जो स्वतंत्रता खो गई थी, वो स्वतंत्रता अब हमें वापस पानी है। इस रूप में वो एक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्लियर होगी ये बात? As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. जैसे जैसे डिफरेंट जो स्लाविक नेशनलिटीज के लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करना शुरू किया, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपनी आइडेंटिटी को अलग दिखाना शुरू किया ओटोमन एम्पायर से, तो बाल्कान एरिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटेंस होता चला गया, बढ़ता चला गया। बाल्कान स्टेट्स जो थे वो फायरसली ज्वेलस थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे एक दूसरे की नेशनलिटी से। मतलब म्यूचुअली वो मिलके कोई संघर्ष जैसे नहीं कर रहे थे। वहां पे जो डिफरेंट कंट्रीज थी, छोटे छोटे जिसे अभी बन गई हैं, तो वो उस समय जो संघर्ष हुआ उनका, इनिशियल जो नेशनलिज्म उनमें डेवलप, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु भाव वहां पर उनके था और वो चाहते थे, वो इवन होप कर रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि अपनी जो टेरिटरी उन्हें ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया भी नहीं था, बहुत छोटा सा क्षेत्र था बाल्कान और उसमें बहुत सारी तरह की नेशनलिटीज थी, अलग अलग राज्य थे। तो वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी मिले एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, चाहे वो दूसरे की कीमत पर, उसकी मतलब दूसरे से हमें छीननी क्यों ना पड़े, लड़के ही हमें क्यों ना लेना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हमें क्षेत्रफल मिलना चाहिए। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कान ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। यहां पर बाल्कान जो है, बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय शक्तियां थी, उनकी पावर्स का स्ट्रगल का सेंटर बन गया। फ्रांस है और इंग्लैंड है, रशिया है, यूएसए है, उस समय तो क्या यूएसए की पावर रही होगी, लेकिन जितने भी जो देश थे उस समय के एग्जिस्टिंग कंट्रीज थे, उन सभी कंट्रीज ने बाल्कान में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। यानी उन्हें लग रहा था कि यदि जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं वो जीत के आती है, तो कहीं ना कहीं हमें भी बाल्कान क्षेत्र में हमारा भी कोई प्रतिनिधि, हमारा भी कोई मित्र है, तो वो अपने मित्र राष्ट्र के रूप में देखना चाह रहे थे। जो ए कंट्री को अपने मित्र राष्ट्र के रूप में देख रहा था, बगल वाली जो बी कंट्री है, ऑब्वियस है उसका शत्रु उसे अपने मित्र राष्ट्र के रूप में देख रहा था। तो इस तरह से म्यूचुअल जो आपस में जो उनकी जो कलह है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ते चले गए, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर्स ने जो वहां पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो ये राइवलरी बढ़ती चली गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। और मिलिट्री और नेवी के जो शक्ति है, उसे अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए यूरोपियन जो शक्तियां थी उस समय, वो भी बड़ा संघर्ष कर रही थी। यानी हर देश अपने आप को दूसरे देशों से ऊपर दिखाना चाह रहा था, अपनी शक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाह रहा था। तो जिसका वो फेवर करता, उसके फेवर में वो बहुत एग्रेसिव भी हो रहा था बार बार। ये जो राइवलरी है, ये जो शत्रुता है, वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कान प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ये बढ़ती चली गई और सामने सतह पर आती चली गई, दिखती चली गई। जैसे जैसे बाल्कान प्रॉब्लम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, वैसे ही राइवलरी भी लगातार बढ़ती चली जाती है। और फाइनली ईच पावर, हर पावर जो थी उस समय की जो वर्ल्ड पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, वर कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर बाल्कान्स। बाकी सारी शक्तियां भी अपना होल्ड करने पे बाल्कान के ऊपर चाहती थी, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। और इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो एक्सटेंड करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और इससे क्या हुआ? सीरीज ऑफ वार, एक के बाद एक बहुत सारे युद्ध होने लगे आपस में, और फाइनली एक सबसे बड़ा वार हुआ। ठीक है, पहले छोटे छोटे युद्ध और फाइनली एक वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण यही बाल्कान क्षेत्र बना फाइनली चल के। चलिए, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। जो नेशनलिज्म थी उसका गठबंधन हो गया इंपीरियलिज्म के साथ।
led Europe to disaster in 1914। और आखिर में ये गठबंधन जो था नेशनलिज्म के साथ इंपीरियलिज्म का जो गठबंधन था वो यूरोप को एक महाविनाश की तरफ ले गया। बट मीनवाइल उसी समय many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। बहुत सारे देश जो यूरोपियन पावर्स के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने भी धीरे धीरे इंपीरियल डोमिनेशन का अपने ऊपर जो दूसरे राज्य का कब्जा था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। जो हर देश के अंदर जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट चले, साम्राज्यवाद विरोधी जो आंदोलन हर देश के अंदर चलना शुरू हो गए अब प्रथम विश्व युद्ध के आसपास के समय में, उनका यही पर्पस था कि वो अपने देश को दूसरी देश की सत्ता से बाहर निकालें और इंपीरियल डोमिनेशन का, विदेशी जो कब्जा हो गया उनके देश पर, उसका विरोध करें। एंटी इंपीरियल मूवमेंट जो हर जगह डेवलप होते हैं इस तरह से वो नेशनलिस्ट थे, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंस नेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि वो बनाना चाहते थे अपना राज्य, एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। यानी जहां जहां स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, विदेशी साम्राज्यवाद के विरोध में जो आंदोलन हुआ वो राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुआ, और वो अपने आप को एक जो जिस सेंस में यूरोप के राष्ट्र एक नेशनलिज्म को लेकर चल रहे थे, एक नेशनलिज्म का जो यूरोपियन आइडिया था एग्जैक्टली वैसा नहीं था ये नेशनलिज्म का आइडिया। ये कुछ ऐसा था कि वो इंपीरियलिज्म के विरोध में अपना नेशनलिज्म डेवलप कर रहे थे। यूरोप में क्या हुआ था? यूरोप में तो वो क्या चाह रहे थे, यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया जो डेवलप हुआ था वो अपनी एक कल्चर के लोग एक तरह का राष्ट्र बनाना चाहते थे, यही तो था। जबकि बाकी जो कॉलोनीज हैं जहां पर यूरोपियन राज्यों ने कब्जा कर लिया था, उनमें जब नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ तो वहां का नेशनलिज्म ज्यादातर कॉलोनियल स्टेट जो है जिसने उस पर कब्जा कर रखा है, इंपीरियलिस्टिक स्टेट जो है, उसके विरोध स्वरूप वो आंदोलन खड़ा हुआ। भारत में भी ऐसे हुआ। यानी भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन था बेसिकली उसका जो बेस था वो था ब्रिटिशर्स का विरोध करना। क्लियर हो गया? अच्छा, यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड। और यूरोप का जो आइडिया था नेशनलिज्म का उसकी कहीं भी नकल नहीं की गई। हर जगह अपना एक अलग तरह का नेशनलिज्म वहां डेवलप हुआ। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हर देश ने अपनी अलग स्पेसिफिक वैरायटी जो है वो डेवलप की नेशनलिज्म के लिए। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो बेसिक आइडिया था वहां भी नेशनलिज्म का, यूरोप के अंदर बेसिक आइडिया क्या था? एक तरह के लोग एक साथ रहे, जिनकी कल्चर एक हो, जिनकी सिविलाइजेशन एक हो, जिनकी हिस्ट्री एक रही हो, है ना, कॉमन हिस्ट्री रही हो। तो उसी टाइप का आइडिया कुछ यहां पर भी बेस सेम है। बट बाकी सारी जो चीजें हैं जो उसमें जो इमीडिएट एलिमेंट्स हैं बहुत क्लोजली देखें तो हम ये पाते हैं कि वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं की गई। हर देश का जो एक राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से और अपनी एक हिस्ट्री से, जो उसकी डीप रूटेड हिस्ट्री एंड कल्चर है, उससे मोटिवेटेड था। तो ये हमारा नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है यूरोप के अंदर वो हमने देखा। ये हमारा लास्ट पार्ट था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का, और यहाँ अभी हम सारा कुछ कंप्लीट ये चैप्टर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।